बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीब रहमान शामी साहब। सरे दस्त बलूचिस्तान की जानिब हम रुख करेंगे क्योंकि जाम कमाल साहब के साथ तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ पेश हो चुकी, तो वो नाराज़ लोगों को मनाने के साथ साथ अब इस्लामाबाद पहुँचे हैं। गालिबन वहाँ से एतमाद हासिल करना चाह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात हुई, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई, फिर उन्होंने बयान भी दिया, सहाफ़ी उनसे सवाल भी पूछा। बज़ाहिर पुरएतमाद नज़र आ रहे थे, लेकिन अंदरून खाना जो सूरत हाल है पार्टी के अंदर, बाप के अंदर, वो इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। वजह यह बनी है कि ना सिर्फ सीनियर नायब सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हुए, बल्कि तर्जुमान जो है और सीनियर रहनुमा हैं बाप पार्टी के अब्दुर्रहमान खेतरान, उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है जाम कमाल साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि उन्होंने हार्स ट्रेडिंग की है हालिया वाक़यात के तनाजुर में। तो ये बलूचिस्तान का बहरान, सियासी बहरान क्यों नहीं थम पा रहा? जाम कमाल साहब क्यों नाराज़ अरकान को राम नहीं कर पा रहे? और इस बहरान का हल क्या होगा? क्या जाम कमाल साहब को बिलाखिर मुस्ताफ़ी होना होगा या कोई और हल सामने हमें देखने को मिलेगा? इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, बाकी मौज़ूआत प्रोग्राम में आगे चलकर आपसे शेयर करेंगे। सर ज़रा आपको सुनाना दूँ जाम कमाल साहब ने कहा क्या है आज? अगर आप देखिए जाम कमाल साहब क्या फरमाते हैं, इस्लामाबाद पहुँचने के बाद क्या फरमाते हैं। फेस करेंगे और सर सदारत का क्या बना? जी, सदारत तो हमारी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि न कोई रिजिग्नेशन हुआ, न कोई ऑफिशियल तरीक़ेकार हुआ, और वो खुद ही एक्सेप्ट कर ली गई, खुद ही नहीं, आपने खुद ट्वीट किया था, हमने पढ़ा था। जी, उस ट्वीट में मैंने कहा था कि मैं अपना इजहार शो कर रहा हूँ कि मैं पार्टी की अगर जिम्मेदारी, अगर पार्टी मुझसे खुश नहीं है तो मैं दस्तबरदार होने के लिए भी बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन फिर पार्टी के सारे लोग सर एतमाद अक्सरियत का नहीं है तो फिर किस तरह आप? इंशाल्लाह हो गया एतमाद। कैसे, कितने लोग हैं सर आपके साथ? तो आपके खिलाफ है सर। आपके साथ जी, हम लोग कोलिशन के लोग हैं, और ये जो बाकी नाराज अरकान भी हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हमारे ही साथ हैं, और वो बिल्कुल अगेंस्ट है इस बात के कि हम इतने एक्सट्रीम की तरफ। अच्छा सर, हार्स ट्रेडिंग का बताएं। हार्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप ऑफर कर पैसे को मार ब्लैंक चेक सब दिए जा रहे हैं एमपीएस को। सर इस तरह की बातें और हर चीजें कोई भी कर सकता है, और खासकर वो लोग कर रहे हैं जिनको कम से कम ये बातें कहनी भी नहीं चाहिए। और फिर अब्दुर्रहमान खेतरान साहब ने क्या कहा, देखिए और सुनिए। अपोजिशन ने 13-14 तारीख को तहरीक अदम एतमाद पेश की, फिर हम बैठे तो हमने उसको 1 महीना दिया कि वो अगर किसी साथी को मना सकता है या ये कर सकता, लेकिन चूंकि वो उसके गर्दन में सरिया है, गया तो अब हर एक के पास है 2-2, 3-3 दफा, अब पानी सर से गुजर चुका है। तो अब हर हालत में उसको या तो रिजाइन करना पड़ेगा या अदम एतमाद की तहरीक का सामना करना पड़ेगा। और ट्रेडिंग उसने हर जोर लगाया है। मुझे मेरे बेटे को उसकी तो जरूरत नहीं थी कि उसका कोई बंदा मुझे डायरेक्ट ऑफर कर सके। मेरे बड़ा बेटा है कोई पॉलिटिक्स में, तो उसको कहा कि जी मर्जी की मिनिस्ट्री और जो आप मांगते हो। मैंने कहा मांगते फकीर है ना, भिखारी है, हम मांगने वाले नहीं। तो ये है सर सूरत हाल जाम साहब सियासत की। ने कोई ख्वाहिश जाहिर की थी, इंदिया दिया था कि मैं बाप की क़यादत छोड़ सकता हूँ, सदारत छोड़ सकता हूँ। तो लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने उसको नजरसानी कर दी, मूड बदल गया उनका, मूड बदल लिया। कहा कि क्योंकि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ख्याल आया था तो जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो, समरी ना जाए, दस्तखत ना हो, उस वक्त तक मामला तो नहीं हो सकता। यही वजह है ना कि उन्होंने जो कायम मुकाम सदर बने ज़हूर बुलेदी साहब, उनकी तयनाती को गैर कानूनी करार दिया है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले हैं, इसी मामले पर उनसे बात की कि पार्टी का आइन क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, लिहाजा आप भी कुछ। जब तक वो तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा नहीं देते और वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता, तो हवाई बयान पर तो आप उनसे सदारत नहीं छीन सकते ना। ये तो आपको पता है कि आजकल तो सारा मामला ये चलता है कि भाई समरी कैसे गई, अच्छा नोटिफिकेशन हुआ, नाम 3 थे, हमने तो हजरत आज दानिस्ता हवा भी नहीं लगने दी ऐसे किसी मौजू को। नहीं ना लगने दो, लेकिन ये तो हवाई तोड़ गई ना। हाँ। अब तो हवा तो उसको फड़फड़ा रही है। और मगर इसी तरह से जाम साहब जो हैं, और दिलचस्प बात यह है कि मामले को तूल और मामले को मुतनाज़ बनाने वाला कोई और नहीं, खुद सरकार है। इल्ज़ाम सहाफ़ियों पे आयद होते हैं, मीडिया पे आयद होते हैं कि जनाब आप खामखा इस मामले को तूल दे रहे हैं, खामखा इस पे बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, ट्वीट आप करते हैं, वीडियो बयान आप देते हैं, राहदारियों में शेख साहब खुद बोलते हैं,
सबसे अच्छे तो परवेज़ खटक साहब रह गए आज। उनसे एक बड़ा अहम सवाल आज किया गया, बिल्कुल नहीं बोले, ना इधर देखा ना उधर देखा, सीढ़ियाँ चढ़ गए। उनका महकमा ही ऐसा है, अच्छा, उसमें बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। नहीं है। हाँ, क्योंकि वो वज़ीर दफ़ा जो है ना, वो वज़ीर दफ़ा जो है वो उसका तलफ़ुज़ जो हिजे उसके गलत हो गए हैं। अच्छा, ये वज़ीर दफ़ा है, दफ़ा दूर, अच्छा, यानी आप पीछे हट दूर गए। रहें बस। हाँ, तो उन्होंने कुछ ऐसे ही यानी अमली तौर पर कोई किया है। कोई मीटिंग्स होती हैं, वज़ीर दफ़ा को पता ही नहीं होता, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म उनके दरमियान मामला तय हो रहे होते हैं। वज़ीर दाखिला बेचारा जो है अपने घर बैठा होता है। तो वज़ीर दफ़ा तो वो था ना, जनरल ज़ियाउल हक के वज़ीर दफ़ा थे तालपुर साहब, अहमद अली तालपुर, मीर अहमद अली तालपुर, मीर अहमद अली तालपुर, बड़ी बड़ी मूंछें थी। जी 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 जी। वो तो उन्होंने पूछता है कि भाई आपने आपको किस लिए वज़ीर दफ़ा रखा हुआ है? उनका मेरी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। इसलिए रखा हुआ है। इनकी तो मूंछें भी नहीं है, बस दराज कद है ना, दराज कद है। अब वो दराज स्लिम है, कद स्मार्ट है, फिट स्मार्ट है। अब क्योंकि अब मुझे तो बड़ा ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जब वज़ीर आला थे, ये इमरान खान को भी नहीं सुनते थे, बड़े दबंग वज़ीर आला, बड़े दबंग वज़ीर आला थे। वो सिफारिशें करते रहते थे, इस अफसर को यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, वो नहीं सुनते थे। और ये जो आज़म खान है, इनको बड़ी उस ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दिया उनके ऊपर। फिर जब चुनाव के बाद जब नॉमिनेशन का वक्त आया तो फिर खान साहब ने भी पट्टा खींच दिया। ठीक, और उनका अजर ये मिला उनकी वजारत उलिया का, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में सीटें जीती तहरीक इंसाफ, तारीखी कामयाबी मिली, उनको वजीर दफा बना दिया। क्या बात है सर, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्या बात है सर, कोई आपसे पूछेगा कुछ नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी, आप बस खामोश रहें। नहीं सर, मैं तो दाद इसलिए दे रहा हूँ कि वज़रा इकराम अहम और हसास मामलात पर जब कुछ बोलते हैं ना, तो वो मवाद फ़राहम करते हैं, मवाद फ़राहम करते हैं सहाफ़ी को, तज़किया निगार को, किसी भी ओपिनियन मेकर को कि वो उस पर राय दे। परवेज़ खटक साहब की दाद ये कि आज उनसे बड़ा बरमला सवाल पूछा गया, ना इधर देखा ना उधर, सीधा ना की सीध में, और चेहरे के तासुरात तक नहीं उनके बदले, इसीलिए इस पर दाद उनको देना। ये ओहदा जलीला इस पर इसीलिए फायज हुए चले कि ना इधर देखना है ना उधर देखना है, ना चेहरे के तासुरात आने हैं, बस अब आराम से आप अपने आप को बाख्तियार समझते हैं, नाक की सीध, बस नाक की सीध में, और नाक भी पता नहीं किसकी हो। ठीक, अच्छा, अब आपने कहा इधर देखना उधर देखना, तो जाम कमाल साहब जो हैं वो कोयटा में तो इधर उधर देख के थक गए थे, इसलिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात की, एतमाद तो बज़ाहिर उन्हें वहाँ से मिल रहा है, लेकिन बाप पार्टी जो है वो मुसलसल इधर भी देख रही है उधर भी देख रही जाम साहब बड़े भले आदमी हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जो अपोजिशन के पास पहुंचे ना वो मदद लेने के लिए, हैदरी का आपके पास है, वो भी चलाते हैं थोड़ी देर तक, वो को मुझे मज़ा नहीं आया। हाँ, ये तो कोई बात ना हुई यार, उस मेयार पे नहीं आता, या तो फिर नहीं बात तो ना हुई, या तो फिर डटे रहें, डटे रहे बस, फिर या कोलिशन बना ले, फिर कोलिशन बना ले, मौलाना के साथ, सही है, वहाँ पे फिर नाक का मसला हो जाता है। अच्छा सर, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बराह रास्त इस्लामाबाद वो भी पहुँचे हुए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि हॉर्स ट्रेडिंग की है जाम कमाल साहब ने, और वो पार्टी के तर्जुमान हैं, सीनियर सियासतदान है, एक अरसे से इस सियासत को देख रहे हैं और उसमें रहे भी हैं। सर बहुत शुक्रिया खेतरान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएं, ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और आपका जवाब क्या था? शुक्रिया जामी साहब। सबसे पहले तो मैं आज बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ कि एक इदारा या एक इंस्टीट्यूशन के साथ मेरा प्रोग्राम है शामी साहब में। हम इनको अपना अंकल कहते हैं, इन्होंने हमारे वालिद हमारे ताया के साथ बहुत अच्छे वक्त गुजारे, और हम तो इनकी बच्चों की जगह पे हैं, तो हमें खेतरान साहब हम तो, और ये कि एक आप इदारे तो, के साथ मेरा आप तो हमारी उम्मीद है माशाल्लाह। चलें आज अब फिर आप अपने तो चचा आप अपने चचा के प्रोग्राम में जरा फिर अब आप ये बताइए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, वो हॉर्स ट्रेडिंग क्या हो रही है, वो घोड़े कहाँ हैं, खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला कौन है? शामी साहब, गुजारिश है कि मैं तो इस्लामाबाद में था रात को 12 बजे, ठीक, मेरा बड़ा बेटा है, औरंगज़ेब नाम है उसका, तो वो पहले कनाडा में था, अब आजकल मेरा जानशीन है, ठीक, तो उसको रब्ता किया गया, एक सेनेटर का मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है किसी पर ये करना, तो उसने कहा कि जी मैंने जाम साहब से बात कर ली है, तो आप तशरीफ़ वालिद साहब को लेके आ जाएं
और आपको पसंद की वजारत और बाकी जो आपकी डिमांड है हम पूरी करने को तैयार है। तो उसने कहा कि मैं वालिद साहब से तो इस्लामाबाद में है, तो उसने मुझे रिंग की। मैंने कहा, फिर मैंने वो मीडिया पे जवाब दिया कि बिकना तो ये तो अजीब एक गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है। बिकते पता नहीं क्या, बाज़ार में घोड़े बिकते हैं, गधे बिकते हैं, खच्चर बिकते हैं, इंसान मेरा ख्याल है इससे मुबर्रा है। तो हमने कहा कि बल्कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जब जाऊंगा, शाम साहब सुन रहे हैं जी जी, मैं इनका बहुत लायल था, मैं इनके साथ बहुत साथ दिया, मैं मुश्किल वक्तों में मैं इसका साथ दे रहा था। लेकिन वो जो एटीट्यूड है, शामी साहब तो उनकी एक उम्र गुजरी है लोगों को एहतराम देते हुए, तो बलूचिस्तान की जो सियासत है या पार्लियामेंट की सियासत है या कबायली सियासत है, उसमें बुनियादी तौर पे ये वजारत, ये हाउस ट्रेडिंग, ये काउंट ही नहीं होती। एटीट्यूड काउंट होता है कि आप किसको कितना एहतराम देते हैं। डे वन से हम इससे गुजारिश करते रहे कि लोगों को आप ये ऑफिस को डिक्टेटर का ऑफिस मत बनाएं, खुला रखें, पॉलिटिकल ये दफ्तर है, लोग आएँ जाएं, अपने जो भी मसले मसाइल है। लेकिन वो जब हम जो इसके करीब तरीन समझे जाते थे, हमें 6-6 घंटे 8-8 घंटे CSO और PSO और लोअर स्टाफ बिठा के जी, उसके बाद पता लगता था कि जाम से फ्लाई कर गया है, इस्लामाबाद चला गया है, जैसे आजकल वो तशरीफ़ लाए हुए हैं इधर। इसी तरीके से कभी पता लगता था कि NXC चले गए, तो हम मुंह लटका के निकल आते थे। इसको बार बार मैं ईमानदारी के साथ आपको गोशगुजार कर रहा हूँ कि मैंने इसको बहरहाल समझाया। लेकिन वही मैंने जैसे कल इंटरव्यू में कहा कि सरिया, वो सरिया पता नहीं कौन सा सरिया था, ये शामी साहब अच्छी तरह समझते हैं। तो उसकी वजह से वो नहीं हुआ। आज वो जो है ना साथियों को खो बैठा है। तो आप ये केतरान साहब, अब कोई उम्मीद नहीं रही वापसी की, सुलह की, शांति की? शामी साहब, दुनिया में कत्ल भी होते हैं, फिर उसका या लड़ाइयाँ होती हैं, मुल्कों की लड़ाइयाँ होती हैं, आखिर में वो खैर होती है अगर कोई दोनों फरीक इस पे राज़ी हों। जबकि अब भी वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। मैं आपको छोटी सी गुजारिश करूँगा, बादामी साहब का एक प्रोग्राम आता है मासूमाना सवाल, तो मैं मासूमाना जो है ना एक फिगर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बल्कि आप तो मेरे बड़े हैं, मैं जुर्रत करता हूँ कि देखें वो इत्माद खो चुके हैं। अर्थ ये है कि हमारी अपोजिशन 11 जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप 10, सरदार अख्तर BNP, सरदार अख्तर ग्रुप 21, एक PK मैप का नसरुल्लाह ज़ेहरी 22, नवाब असलम रईसानी 23, नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी जो अब MPA है वो 24, इसी तरीके से BNP अवामी का एहसान शाह साहब 25 अपोजिशन 65 के ऐवान में बच गए 40 में हम जो बाप पार्टी के हैं 12, हम 2 BNP अवामी मीर असद और उनकी घरवाली 14, एक मीर नसीबुल्लाह मरी जो PTI का है 15। अब 40 में से 15 निकाल दें, 25 पे आपकी फिगर है, और उसमें भी एक नूर मोहम्मद उमर साहब अलग होके बैठा हुआ है। 24 पे चाहिए इनको 33 वज़ीर आला कायम रहने के लिए, और नया वज़ीर आला बनने के लिए भी 33 से कम 65 का ऐवान है, 50% होता है, मोर देन 50%। तो ये अब इसको चाहिए 24 पे भी अगर ये बैठ जाता है तो 6 और 3 9 मेंबर इसको चाहिए अपनी वज़ारत आला बरकरार रखने के लिए। जबकि इसको हमने 1 महीना दिया, 13 तारीख पिछले महीने की लेके आज 14 तारीख है, 1 महीना 1 दिन हो गए। मैंने अर्ज़ की कि एक मेंबर जो हम बैठे हुए हैं, एक मेंबर भी ये नहीं तोड़ सका। तो हमने इसको मुखलिसाना मशवरा दिया कि पार्टी का एतमाद आपसे चला गया है, आप मेहरबानी करके स्टेप डाउन हो जाएं। पार्टी नौज़ैदा पार्टी है, 3 साल 3.25 साल इसकी उम्र है, और इसने इतनी ग्रोथ की है कि 24 MPA, 12 सेनेटर, 5 आपके MNA और पाकिस्तान की चौथी बड़ी जमात बन के उभरी है जी, 5 MNA।
तो चौथी बड़ी पार्टी बन के उभरी है। आज आप इसको तबाह करने पर तुले हुए हैं, एक ज़िद में आए हुए हैं। लोगों का एतमाद उठ गया आपका, वकला का एतमाद उठ गया आपका, डॉक्टरों का एतमाद उठ गया आपसे। इसी तरीके से पार्टी के सीनियर लोग जो बैठे हुए हैं, जो बानी है और कैथरीन साहब ये बताएं, जैसे सीनियर लोग, आप किसी मुतबादल नाम पर मुत्तफिक हो चुके हैं? कौन वज़ीर आला होगा आपका? सर यही चीज़ तो मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ बैसियत स्पोक्समैन के। हमने जाम साहब को भी ये गुजारिश की कि आप स्टेप डाउन कर जाएं। 24 ये हमारे अलाइस जितने भी हैं, हम सब बैठ के 41 की फिगर बनती है, हम जो इजी अप्रोचेबल हो, जो लोगों के मसाइल देख सके। जो बलूचिस्तान, सर आप तो मुझसे बहुत ही तजर्बाकार हैं, बलूचिस्तान एक बहुत नासिक सूबा है, बॉर्डरें लगती हैं, अफगानिस्तान की बॉर्डर लगी हुई है, ईरान की बॉर्डर है। अब आप ये बताएं ना, अब आप ये बताएं कि आप जो इस पार्टी के तर्जुमान आप हैं, आप तर्जुमान पार्टी के, आप जाम साहब से हाथ उठा चुके। अभी खबर ताज़ा ये थी, सीनियर नायब सदर जो हैं बाप के, वो भी अपने ओहदे से हट चुके। जाम साहब ये कह रहे हैं कि जो आपने ज़ोहर बुलेदी साहब को कायम मुकाम सदर लगाया वो गैर कानूनी है। तो पार्टी का स्ट्रक्चर या पार्टी की स्टैंडिंग ऑफिशियली इस वक्त कहाँ खड़ी है, जबकि ये 3 लोग हैं ही नहीं साथ जाम साहब के साथ? अर्थ है कि जाम साहब वही ज़िद मैंने अर्ज़ की ना कि वही गर्दन का अकड़ापन नहीं जा रहा है। बात यह है कि ऑफिशियल अपने उससे ट्वीट ये कर रहे हैं कि मैं मुस्तफ़ी हो गया। इस चीज़ को गुजरे हुए 2-3 हफ्ते हो गए। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि जी अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये पार्टी की सदारत छोड़ना या वापस लेना, ये को किसी की ज़ाती जागीर तो नहीं है कि जी मैंने दे दी और मैंने वापस ले ली। अच्छा, इस पे बाज़ाब्ता हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं। साइटेशन है, अर्ज़ है, साइटेशन है कि अगर कोई अपने ऑफिशियल ट्वीट से कोई भी पैगाम करता है, वो बतौर गवाही अदालतों ने उसको, हाई कोर्ट ने उसको, उनका जो ट्विटर हैंडल है वो वेरीफाइड है विद ब्लू टिक। ये आप ठीक कह रहे हैं। कैथरीन साहब मुझे ये बताइए कि अगर बाप पार्टी जो है वो तकसीम हो गई तो फिर ज़रूरी तो नहीं है कि वज़ीर आला आपका हो, फिर तो आपको अपोजिशन के साथ अलायंस करना पड़ेगा। तो वज़ीर आला कौन होगा? जाम साहब की जगह कौन लेगा? आप बजा फरमा रहे हैं, हमारा वन पॉइंट एजेंडा है कि एक दफ़ा जाम साहब को अगर वो तहरीक अदम एतमाद को फेस करते हैं तो हम उसको रिमूव करके उसके बाद फिर हमारे दिल खुले हैं। पार्टी को हम कोशिश कर रहे हैं, आखिरी दम तक हमारी कोशिश होगी कि ये नौज़दा पार्टी ना टूटे। अब अगर एक ज़िद से उसको तोड़ता है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला के लिए हम बैठेंगे। हमने इस वक्त तक जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, एक आदमी को भी हमने नामजद नहीं किया कि फिलाना हमारा वज़ीर आला होगा। लेकिन कैथरीन साहब एक मसला है ना, मसला ये एक मसला है कि आपकी ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, गिले शिकवे अपनी जगह, नंबर की जो काउंटिंग आपने की वो अपनी जगह, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि इस्लामाबाद में अगर मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की तो वो जाम कमाल साहब से हो रही है। अगर वो पुरएतमाद हैं तो इस्लामाबाद जाने के बाद पुरएतमाद हुए हैं। आप लोगों को उस तरह से एंटरटेन नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से या किसी और सीनियर रहनुमा की जानिब से कि आपके ऊपर भी थपकी रखी जाती, तो आप तो कहाँ खड़े हैं सर? फिर सर मैंने तो आपको गेम जो नंबर गेम है गिनवा दी। अब उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त पार्टी की सदारत केयर टेकर आ गया मीर ज़हूर बुलेदी साहब। अब जो भी सिलसिला होगा, जाम साहब पार्टी की सदारत छोड़ चुके हैं। अगर वो उनको ज़्यादा ही वो ये है कि जी मैंने गलती किया, वो फिर अभी अदालतें इस चीज़ का फैसला करेंगी। उनको अदालत में जाना चाहिए कि जी मैंने जो है ना ये ट्वीट, फिर वो अदालत के साइटेशन भी हैं। आपकी पार्टी जो है 2 हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। और अब आप तहरीक एतमाद के लिए जा रहे हैं, अदम एतमाद के लिए? जी, इस वक्त तक जाम साहब की ज़िद की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम है, लेकिन इंशाअल्लाह 20 तारीख के बाद 19 को चूँकि रबीउल अव्वल है, 20, 21, 22 तक ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। जब ये तशरीफ़ ले जाएंगे जाम साहब कुर्सी वज़ारत आला से, तो इंशाअल्लाह जो उस तरफ इसकी बैठे हुए हैं
वो इंशाल्लाह हमारी तरफ आ जाएंगे और उनकी भी इंशाल्लाह यही कोशिश होगी कि पार्टी ना टूटे फ़र्द वाहिद की ज़िद पर। तो आप देखेंगे कि 22 तारीख को या 23 को आपको एक नया माहौल मिलेगा, बहुत खूबसूरत माहौल मिलेगा। तो हम फिर आपके शामी साहब, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आपके तवसत से फिर मैं जाम साहब से गुजारिश करूंगा कि मैं नौज़ैदा एक पार्टी का एक अदना कारकुन की हैसियत से मैं उनको गुजारिश करता हूं कि नंबर गेम देख के वो स्टेप डाउन कर जाएं और बाकी, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो लामाला हमें, अच्छा जैसे आपने भी फरमाया था, आपको भी बड़ा दुख हुआ, ये पहले गया कराची में मौलाना वासिद साहब का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो वहाँ पे आप यकीन करें मौलाना वासिद साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो उसको जाके ऑफ़र की कि जी अब भी मुझे बताओ कौन कौन सी वजारतें आपको चाहिए जमीयत को, मैं यहाँ से बैठे हुए नोटिफिकेशन करा देता हूँ, और कितना फ़ंड आपको चाहिए। तो उसने हंस के कहा कि हम एक इत्तेहाद बने हुए हैं। अच्छा, वहाँ से नाकाम हुआ, फिर हैदरी साहब के पास ये क्वेटा गया है, उसको सेम अल्फाज में ये ऑफ़र किया है। फिर उसके बाद अख्तर मेंगल साहब के पास गया है, उसके बाद हैदरी साहब गए हैं, शामी साहब को अच्छी तरह मालूम है कि लाहौर में मौलाना फजल रहमान साहब थे, उनसे फिर उन्होंने टोटली इनकार कर दिया। अब देखें कि वो एक प्लेटफार्म इस्तेमाल कर रहा है जहाँ पे भी इस्लामाबाद के जो मुक़्तदर हल्के हैं कि जी बाप पार्टी वाले जो बागी हैं या नाराज़ हैं, ये पीडीएम अच्छा केतरन साहब, बात सादा सी, अब हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन बात बड़ी सादा सी है, बड़ा मुख्तसर आपका कमेंट चाहिए होगा। मसला ये है कि लगता यूँ है कि अभी जाम साहब के ऊपर बाप का दस्ते शफकत है, जब भी वो पुरएतमाद है। जी नहीं, मैं अच्छा। मैं एक जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो कोई अभी उसके ऊपर वालिद साहब उनके अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। नहीं, हमारी मुराद वो नहीं थी, हमारी बाप की बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैंने अर्ज की कि जवाब भी दे दिया आप। जवाब भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब केतरन साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने सूरत हाल से हमें आगाह किया कि नाराज़ लोग क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली बार खुल के ये बात हुई हमारे प्रोग्राम में। सर, मैंने एहतियातन जनाब जाम कमाल साहब की खिदमत में भी आज अर्ज़ कर रखी थी कि अगर उनके पास वक्त हो, इस्लामाबाद में उनका बड़ा मसरूफ़ किस्म का, हेक्टिक किस्म का स्केजूल है, थोड़ा सा अगर वक्त हो तो तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम उनकी बात भी सुन सकें। फ़िल वक्त तक तो वो मसरूफ़ ही हैं, दस्तयाब नहीं। अगर हुए तो उन्हें प्रोग्राम में हम ले लेंगे, उनकी बात भी सुन लेंगे। अभी का लगता है कि हालात काबू में आ नहीं रहे, अभी फ़िलहाल लगता नहीं आ रहा, क्योंकि केतरन साहब ने बड़ी खबर ये दी है कि दस्ते शफ़क़त जो अभी जाम जो है गर्दिश में है। गर्दिश में हम भी हैं सर, क्योंकि एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन, तो आपकी मुलाकात करवाएंगे पंजाब गवर्नमेंट के नए तर्जुमान जनाब हसन खावर साहब से। उनकी खिदमत में आटा, डेंगी और जो मसाइल का अंबार लगा हुआ है पंजाब भर में, उस पर बात करेंगे और जवाब जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, अब सूबा पंजाब की बात करते हैं। बुज़दार सरकार साहब का सूबा है, तो आज इन्होंने सरमायाकारी सहूलत सेंटर का इफ्तिताह तो किया है, जिससे वो समझते हैं कि इससे काफ़ी फ़वाइद होंगे कारोबारी तबके को। लेकिन वो तो कह रहे हैं यानी वन विंडो ऑपरेशन सही मानों में शुरू हो जाएगा। अच्छी बात है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में ये सेल होगा, बराह रास्त उनकी निगरानी में काम करेगा, और जो इन्वेस्टर हैं उनके जो भी मसाइल हैं वो, यानी उनको एनओसी जारी करना है, दूसरी चीज़ें हैं, एनर्जी के मसाइल हैं, माहौलियात के मसाइल हैं, ये यानी दिनों में जो होते थे वो लम्हों में तय होंगे। चले, ये काबिल तारीफ हो गया, लेकिन और आप अवाम का क्या कीजिएगा? जो मंसूर साहब हैं हमारे सीपैक के, जी, उन्होंने कहा कि ये 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है, खालिद मंसूर साहब ने, हाँ। और 2 हफ्ते के अंदर अंदर पंजाब हुकूमत ने ये कर दिया, सेल कायम कर दिया, काबिल तारीफ। और फिर वो कमर खान हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और चाइनीज कंपनी से बड़े उनका करीबी ताल्लुक है, रवाबत है बिजनेस के, वो भी इसके पेश है इसके अंदर, और फजील साहब हमारे वो भी हैं। तो एक दिन रात एक करके इन्होंने ये सेल कायम कर दिया, हो गया। और आज काबिल तारीफ हमारे जो है वज़ीर कराम, वज़ीर सनत असलम इकबाल साहब, वज़ीर ख़जाना हाशिम जवाब बख्श साहब, और फिर वज़ीर आला तो वज़ीर आला हैं, ठीक, उस्मान बुज़दार साहब। अच्छा, मैं अब सब बहुत खुश थे।
हसान खावर साहब तशरीफ़ ले आए, तर्जुमान पंजाब सरकार, उनसे बात करनी है, इस मौजू पर भी करते हैं। ये तो मैंने कहा जी आपने जो इसकी डिटेल्स दी हैं उसके बाद तो ये कहना पड़ेगा काबिल तारीफ, लेकिन पर भी बात करते हैं। लेकिन ये है ना कि आटा जो है मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ कीमतों पर मिल रहा है, जिम्मेदार कौन है? पहले आज की डेंगू के केसेस की तादाद 5000 हो गई, कोरोना का नंबर पीछे रह गया, डेंगू इतनी तेजी से फैल रहा है, ताखीर से क्यों स्प्रे शुरू किया, लार्वा जब बरामद हुआ तब आपको याद आई। लेकिन जो आज इनिशिएटिव लिया है वो कहते हैं कि हमने एक सनती इनकलाब की बुनियाद रख दी है, तो इसी डिटेल्स उसकी मालूम कर लें। हसान खावर साहब, सनती इनकलाब की आपने बुनियाद रख दी, कैसे? जामी साहब बहुत शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का, शामी साहब का भी, आपका भी। देखिए जामी साहब, ये जब एक फॉरेन इन्वेस्टर किसी मुल्क में आता है ना, तो उसको एक फॉरेन एनवायरनमेंट का सामना होता है, तरह तरह की एजेंसीज होती हैं और तरक्की पजीर ममालिक में ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, तो ये बड़ा इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस होता है, लोग घबरा जाते हैं। ऐसे मौके पे आप समझें कि जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसके नीचे एक फ्रेश यंग डायनामिक टीम हो जो आपको बुलाए, कॉफ़ी पिलाए, आपसे पूछे आपके क्या मसाइल हैं, चारों साइडों पे फ़ोन घुमाए वज़ीर आला के दफ्तर से, और 1-2 हफ्ते में आपका काम हो जाए, तो ये बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है और होगा इंशाल्लाह। तो यानी बहुत देर बाद ख्याल आया इसका, 3 साल गुजार के। जामी साहब देखिए, शामी साहब देखिए, एक तो वो कहते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन दूसरा ये है कि इससे पहले ये काम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ये हमारी जो इंडस्ट्रियल एस्टेट कंपनीज थी और पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड कर रहा था, ऐसा नहीं था कि ये काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब हमें समझ ये आई कि क्योंकि इसमें इतने सूबाई महकमे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस का अपना इन्वॉल्व होना और अपनी ओनरशिप देना बहुत अहम है। और इसीलिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट खास तौर पर, यानी किस हद तक क्या तवक्को कर रहे हैं 1 साल के अंदर आप? शामी साहब, हमारा तवक्को ये है कि आज उस इवेंट के बाद मेरे पास कई चाइनीज़ कंपनियों के नुमाइंदे तशरीफ़ लाए, उसमें मैं नाम नहीं लेता इधर, लेकिन कई बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनियां थी। तो हम ये तवक्को करते हैं कि आइंदा 1 साल के अंदर कई चाइनीज़ कंपनीज जो हैं ये NOCs लेके अपना ऑपरेशन सेट करना शुरू कर देंगी, क्योंकि इसमें जो अहम बात है, और मैं आपको बताऊं कि ये वर्ल्ड क्लास इनोवेशन है, ये इससे पहले सिर्फ बाहर होती थी, वो ये है कि एक रिस्क बेस्ड NOC है। मतलब ये है कि वो बिजनेसेस जो लो रिस्क हैं, जिनसे कोई ख़तरा नहीं, वो जैसे ही अप्लाई करें ऑटोमेटिक NOC इशू हो जाए, किसी दफ्तर में ना जाना पड़े, किसी चीज़ का इंतज़ार ना करना पड़े। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है और हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सरमायाकार इसकी वजह से आसानी। आप आ जाइए, वो जामी साहब के जो मसाइल हैं वो सुन लीजिए आप। सुनने सर, डेंगू और नहीं सरकार की हम तारीफ कर रहे हैं, साथ ये भी तकाजा कि हम अवामी मसाइल भी उनके सामने रखें। डेंगू के मरीज तो बेकाबू हो रहे हैं। मैं पहले एक अर्ज कर लूँ, अमूमन ये हुआ करता था कि ऐसे मसाइल में जब NOC लेना है तो जिसको NOC चाहिए वो कोई चाय कॉफ़ी खुद पिलाता था मुतल्लिका हुकाम को। सिर्फ चाय कॉफ़ी नहीं है, मैंने उसको इस्तारतन यूज़ किया ना। तो अब हसान खावर साहब ये कह रहे हैं कि तब्दीली ये आई है कि अब उनसे चाय कॉफ़ी नहीं पियेंगे, हम उन्हें चाय कॉफ़ी पिलाएंगे चीफ मिनिस्टर हाउस में। चीफ मिनिस्टर हाउस में क्यों हसान साहब चाय कॉफ़ी आप पिलाएंगे आप, यानी आप ऑन एयर हो सकता है उस्मान बुज़दार साहब सज्जी भी खिला दें। नहीं खिलाते हैं कभी कभार, अपने इलाके से वो मंगवाते हैं, ख़ास तौर पर जो शेफ़ है जो जिसको आती है सज्जी पकाना। अच्छा जी सर, ये बताइएगा, अच्छी बात है, ये देखें 20 किलो आटे का थैला लाहौर में है 1100 का, गुजरांवाला में ये 1300 का, मुल्तान और फैसलाबाद में 1400 का। अब इस पे आप सुनिए कि पंजाब के बासी कह क्या रहे हैं आपको। आवाम की पहुंच से आटे की कीमत कुछ ज़्यादा ही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कीमतों को कुछ कंट्रोल करे। गवर्नमेंट जो भी रेट शेट दे देती है, लेकिन इंतज़ामिया उस पर काबू नहीं करवा सकती। आम आदमी बेचारा दिहाड़ीदार 600-700 रुपये मुश्किल मार के कमा रहा है, वो आटे का थैला कैसे लेके जाएगा परचेज करके अपने लिए। आटे की बहुत बुरी सूरत हाल है, गवर्नमेंट को चाहिए इसकी तरफ रेट की तरफ ध्यान दे। 80 रुपये किलो आटा, दावे तो गवर्नमेंट बहुत कर रही है, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं है। इस पर अमल दरामद करके फिर दिखाए। ये तो कहते थे रियासत मदीना का, वो तो दूर की बात, ये तो पहले नया पाकिस्तान बना के पुराना भी नहीं दिया। आटा तो जी रोज़ अज लईदा 70 रुपये, कल 80 हो जाता। कोई इतने पुछदा नहीं, जो किसी को कुछ शिकायत भी करो तो कोई एक्शन ही नहीं है। यकसा कीमतों पर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा हसान खावर साहब?
अच्छा जामी साहब, पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे आटे का असल मसला क्या है। हमारे आटे का असल मसला ना ये बड़े भाई होने का नुकसान है। पंजाब जो है ना वो एक बड़ा भाई है। पंजाब के पास इस वक्त 3.7 मिलियन टन गंदम का ज़ख़ीरा है। हम रोज़ 18,000 टन गंदम रिलीज़ कर रहे हैं। मैं इस पे आता हूँ। हमारे 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं जो प्राइसेस इन्फोर्स कर रहे हैं। मसला जामी साहब ये है कि हमारे साथ पंजाब के जो बॉर्डरिंग सूबे हैं सिंध में और फिर केपी के रास्ते जो अफ़गानिस्तान जाती है गंदम, वहाँ पे कीमतें हैं ज़्यादा। तो जब वहाँ पे प्राइस डिफरेंशियल बढ़ जाता है तो फिर होता ये है कि लोग बेसिकली वो प्राइस का इफेक्ट आपको पूरी मार्केट में नज़र आता है। फिर आपको जाहिर है कि इन्फोर्समेंट करनी पड़ती है। हसन साहब, ये आप वजूहात बता रहे हैं कि क्या वजह बनती है कि प्राइस कंट्रोल नहीं हो पाती। पंजाब आज के दिन बड़ा भाई नहीं बना, शुरू से ही बड़ा भाई है। तो अगर वजूहात हैं तो उसके ऊपर काबू पाना, इसको फिक्स करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना। गवर्नमेंट तो वजूहात नहीं बताती, गवर्नमेंट करके दिखाती है। मैं आपको बता रहा हूँ जी, इसमें देखिए 2-3 हम तरीके कर रहे हैं। पहली तो देखिए ये चीज़ है कि हम अपनी जो रिलीज़ है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। और ये अभी 18,000 टन, पहले 16,000 टन थी, अब 18,000 हुई है। 19,000 तक 24-25,000, 19,000, ये 24-25,000 तक जाती है जब सीजन तक, जब बिल्कुल आप रिलीज बढ़ाते चले जाएंगे, आटा आगे जाता चला जाएगा, गंदम जाती चली जाएगी। नहीं शामी साहब, जब सप्लाई बढ़ेगी तो थोड़ा सा एक तो फ़र्क पड़ेगा, ये पहली चीज़ है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे एसीज और डीसीज है उनको बड़ी सख्त हदायत है जो हमारा प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म है। मैंने आपको 1250 मैजिस्ट्रेट बताए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 1250 मैजिस्ट्रेट अपने तौर पर फेर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी जो है खुद हर हफ्ते मीटिंग लेते हैं और एक नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी है जो कि शौकत तरीन साहब लेते हैं। चले सर, देखते हैं कि कब ये कीमतें काबू में आती हैं। डेंगू के बारे में बताएं ना। अब तो कोरोना की उतनी फिक्र नहीं रही जो कि होनी भी चाहिए। 5,000 के करीब मरीजों की तादाद हो चुकी है पंजाब भर में। सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज लाहौर में हैं। यहाँ से सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड लार्वा बरामद हुए थे। देर से क्यों होश आई कि हमने अब स्प्रे करना है और तेज़ी से ये फैल रहा है? अच्छा, ये जामी साहब अगर आप मुझे 1 मिनट देना तो मैं आपको बताऊं कि देर से नहीं होश आई। ये कोरोना की आपने बात की, मैं 1 सेकंड में आपको बता दूं कि WHO का ये ख्याल है कि क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त जो हेल्थ मशीनरीज हैं वो स्ट्रेस्ड हैं कोरोना की वजह से, तो डेंगू का मुकाबला करना और चैलेंजिंग हो गया है जहाँ जहाँ पे डेंगू है। लेकिन बावजूद इसके ये जो एक स्टोरी है ना मार्केट के अंदर कि जी लेट पता चला, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब डेंगू का जो मुकाबला करने की स्ट्रैटेजी है वो बदल गई है। जब मैं एक हफ्ता कबल जब मैंने सौदे का चार्ज संभाला तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि भाई आप लोगों ने डेंगू पे काम नहीं किया। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि हमारे घर के बाहर दिन में 2 दफ़ा वो वैन धुआं छोड़ के जाती थी, वो धुआं नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, मैंने आकर सेक्रेटरी हेल्थ से बात की, बाकी लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया है और पिछले सालों का एक्सपीरियंस देखते हुए अब ये जो धुआं मार पॉलिसी थी पिछली हुकूमत की, ये अब ख़त्म हो गई है। इससे नुकसान ज़्यादा है। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी और है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। आप वो कैसे आप कैसे काबू कर रहे हैं लार्वा पे, डेंगू लार्वा? जी देखिए, तीन उसके तरीके हैं। पहली चीज़ बड़ी ऑब्वियस है, आपको भी पता है, मैं उसमें टाइम नहीं लगाता, वो है अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन। लोग बारिश का पानी और दूसरा पानी ना खड़े होने दें ताकि वहाँ पे मच्छर या लार्वा की अफजाइश ना हो। ये तो एक बेसिक बात है जी। दूसरा है हॉट स्पॉट चेकिंग अप्रोच। अच्छा, उसमें होता ये है कि हमारी हेल्पलाइन पे लोग कॉल करती हैं या हमारी टीमें खुद सर्वे करती हैं और घर घर जाकर वो उसका सर्वे करती हैं और मेरे पास रोज की रिपोर्ट आती है। मैं थोड़ा मुझे मेरा वक्त खत्म हो गया ना, माजरत के साथ वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूं बात करें। तीसरी चीज है टेस्टिंग और हॉस्पिटल कैपेसिटी। लीजिए, आपकी ये तीनों जो चीजें हैं, ये इसकी जिम्मेदारी मुझ पे, कवाम पे आयद होती है, आमी पे, कि घर चेक करो, पानी ना हो, टायर ना हो, मच्छर ना हो, खुद कंट्रोल करो। स्प्रे मारने वाली चीजें अब नहीं आ सकती, आपके एक्सपर्ट्स ने कह दिया ये कारगर नहीं है। ऐसा ही है जी? नहीं, स्प्रे हम करते हैं लिमिटेड केसेस के अंदर जहां खास तरह का लार्वा मिलता है, लेकिन हम 4 लाख घरों को ऑन एन एवरेज रोज चेक कर रहे हैं। जिस घर से लार्वा मिलता है सिर्फ वहां स्प्रे नहीं होता, उसके इर्द गिर्द के 48 घरों में स्प्रे होता है और उसके अलावा हम तकरीबन 90,000 आउटडोर स्पॉट्स डेली चेक हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया 2 वजूहात की बुनियाद पर। एक तो ये कि आप से पहले जो लोग थे उनकी बरक्स आप हर सवाल सुनते हैं,
उस पर हमें मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराते और खंदा पेशानी से जवाब देते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और दुश्मनाम तराजी भी नहीं करते, दुश्मनाम तराजी भी नहीं, और अल्जाम तराशी भी नहीं करते। अल्जाम तराशी भी नहीं। ये अजीब सी बात हुई है। पीटीआई की हुकूमत का ऐसा तर्जमान। हसन खावर साहब, पता नहीं आप अपने से कॉम्प्लीमेंट लेना है या क्या, बहरहाल जो भी आपके वक्त का बहुत जो संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ, संजीदा गुफ्तगू, वजूहात बता रहे हैं मुझे हर मामले की, ये वजह है, ये अब ये पॉलिसी चेंज कर दी, अल्लाह खैर करे। खुशगवार हैरत हुई। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब की सर आज बरसी है यार, मुफ्ती साहब की बरसी है और वक्त मेरे पास 1980 में फौत हुए, 41 साल हो गए हैं। 61 साल की उम्र में वज़ीर आला रहे खैबर पख्तूनख्वा के, PNA के सदर रहे, भुट्टो साहब का तख्ता उल्टा, और एक उनका चेहरा मैंने लिखा था, वो फेसबुक पे तो चल रहा है, अब उसको मैं चाह रहा था सुनाना, अब वक्त नहीं, पता वो नहीं काफ़ी वायरल हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम फेक के अरकान की जानिब से चंद फिक्रे सुना देता हूँ। जी सुनाइएगा। पेशानी कुशादा मतलाए अनवार, आंखें रोशन जिंदा ओ बेदार, उभरे हुए मुस्कराते रुखसार, गंदमी रंग में सुर्खी के आसार, सर के बाल पटेदार, दाढ़ी फैली हुई बावकार, स्याही पर सफेदी यालाबार, शाने चौड़े और मजबूत, मर्दाना वार, खत्म हो गया, नाक सतवा, कद में आना, जिस्म घना, एक शजरे सायादार, क्या उम्दा नक्शा सर आपने, पुरसकून जैसे दामने को सार। वाह, ये तो अभी इब्तदा है। क्या उम्दा नक्शा आपने खींचा सर। यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहते हैं आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया।